बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मियाँ ज़ाहिद हुसैन कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान से इंसान नुमा जानवर था। वो किसी भी किस्म की रूह रियायत का हकदार नहीं था। अगर मैं इस पर रहम खाकर इसे आज़ाद कर देता तो इसकी बेबसी और लाचारी पलक झपकते में गायब हो जाती। वो पहले से कहीं ज्यादा इंसान दुश्मन और शैतान दोस्त साबित होता। मैंने इसकी आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए सर्द लहजे में इस्तफसार किया, साहिल कहाँ है? वो खामोश रहा। मैंने इसकी आंखों में सरासीमगी को करवट लेते हुए महसूस किया। इसकी डटाई नुमा खामोशी ने मेरे जुनून में इजाफा कर दिया। मैंने इसके मनहूस चेहरे को मुक्कों की बरसात से लहूलुहान कर दिया। फिर इसे गिरबान से झंझोड़ते हुए अपना सवाल दोहराया, मेरी साहिल को तुमने कहाँ छुपा रखा है? वो बदस्तूर खामोश रहा, जैसे इसने जुबान न खोलने की कसम खा रखी हो। इसके अमल ने मेरी झुंझलाहट में इजाफा कर दिया। मैंने धमकी अमेज अंदाज में कहा, मैं ये सवाल तुमसे आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ मियाँ ज़ाहिद। अगर मुझे जवाब ना मिला तो मेरे किए का भी कोई जवाब नहीं होगा। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? इसके होंठों को हल्की सी जुम्बश हुई मगर आवाज पैदा ना हो सकी। मैंने दो टोक लहजे में कहा, पूछा, साहिल इस वक्त कहाँ है? आज सुबह मैंने इसे लाहौर भेज दिया है। वो हकलाहट अमेज लहजे में बोला। मैंने इस्तफसार किया, लाहौर या रखा वाली? रखा वाली। अगर मेरी साहिल रखा वाली रवाना हो चुकी है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, तुम्हें तो इस वक्त कखा वाली में होना चाहिए। इसकी आंखों में वहशत उभर आई। इसने पूछा, वो किस जरिए से लाहौर भेजी गई है और कब तक रखा वाली पहुंच जाएगी? बाई रोड प्राइवेट जीप में। इसने रुक रुक कर नहीफ आवाज में कहा, वो कल सुबह लाहौर पहुंचेगी और दोपहर में रखा वाली। मैंने अपना हाथ बेसाख्ता अपनी पिंडली की जानब बढ़ा दिया। इस पिंडली पर इम्तियाज अली की यादगार मेरा साथी, मेरा यार मुस्तकिल सुकूनत रखता था। मैंने एक झटके से इस कातल खंजर को चर्मी केस से जुदा किया। मोहलक खंजर का फल, प्यासा फल मियाँ ज़ाहिद की निगाह में चमका तो इसके रहे सहे आवाज पर बिजली सी गिर पड़ी। इसकी आंखों में जागजी वहशत में 1000 गुना इजाफा हो गया। मैंने इसके चेहरे पर मौत को मंडलाते देखा। वो मुर्दा आवाज में गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो वजदान। माफी का वक्त गुजर चुका था। गुजरे हुए वक्त को कौन वापस ला सका है? कोई नहीं, कभी नहीं। मैंने अपने खंजर के तशना लबों को मियाँ ज़ाहिद की शहरक के घाट पर रख कर सैराबी का मौका फराहम कर दिया। इसी वक्त मैंने बंगले के बाहर किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनी। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो एक नहीं बल्कि दो गाड़ियां थी जो बड़ी तेजी से बंगले की जानब आ रही थी। इससे पहले कि मैं संभल कर किसी महफूज मुकाम तक पहुंच जाता, दोनों गाड़ियां बंगले के गेट के सामने आकर रुक गईं। मैंने आओ देखा ना ताओ लपक कर इस बरामदा नुमा राहदारी में दौड़ गया। अपने अकब में मैंने गाड़ियों के बारी दरवाजे खुलने और बहुत से लोगों के इन गाड़ियों से उतरने की आवाजें सुनी। जो कोई भी थे मियाँ ज़ाहिद के दोस्त नहीं हो सकते थे। अगर वो दोस्त होते तो इनकी गाड़ियां बंगले के अंदर आती और इन्हें एहतराम कुशादा दिली से वेलकम कहा जाता। इनका अंदाज तो ऐसा था जैसे पुलिस ने रेड किया हो। अगले ही लम्हे मेरा ये अंदाजा दुरुस्त साबित हो गया। मेरी समात से मेगाफोन की आवाज टकराई। वहाँ से बंगले के मकीन को खोखली धमकी दी जा रही थी, मलिक रऊफ, हमने तुम्हारे बंगले को चारों तरफ से घेर लिया है। इस वक्त तुम मुकम्मल तौर पर पुलिस के नरगे में हो, लिहाजा किसी किस्म की कोई चालाकी दिखाने की कोशिश न करना। अपने साथियों समेत खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तुम्हें सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दी जाती है। फरार की किसी भी सूरत का नतीजा मौत है, भयानक मौत। मेरा जहन मियाँ ज़ाहिद हुसैन और मलिक रऊफ के दरमियान सवालिया निशान पर अटक कर रह गया। मैं दौड़ते हुए बरामदा नुमा राहदारी के आखिरी सरे पर पहुंचा तो मेरी समाज से मेगाफोन की आवाज टकराई। पुलिस वाले अपनी धमकी को दोहरा रहे थे। इस बंगले के मालिक को मुखातब करते हुए कहा जा रहा था, मलिक रऊफ, हमने तुम्हें जो मोहलत दी थी इसका 1 मिनट गुजर चुका है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। ये आखिरी वार्निंग है। इसके इख्तिताम पर सोचने समझने और फैसला करने के लिए तुम्हारे हाथ में से 3 मिनट का वक्त होगा। इस वक्फे में हमारी हदायत के मुताबिक अगर तुम्हारी जानिब से मुस्बत रद्द अमल देखने में न आया तो हम बंगले के अंदर दाखिल हो जाएंगे। एक बात कान खोल कर सुन लो, फरार की हर कोशिश खुदकशी के मुतरादिफ होगी। तुम्हारे बंगले को पुलिस के मुसल्लह जवानों ने पूरी तरह घेरे में ले रखा है। अगर किसी शख्स ने बंगले से बाहर कदम रखा तो इसे बेदरेग गोलियों से भून दिया जाएगा। मेगाफोन इस ऐलान के बाद खामोश हो गया। इस खामोशी
खामोशी की मुद्दत 3 मिनट मुकर्रर कर दी गई थी। ठीक 3 मिनट बाद पुलिस अंधाधुंध बंगले में घुस आई। मैंने अंदर से गेट को ताला लगा दिया था, मगर ऐसे मौके पर पुलिस नाक करने या गेट खुलवाने के तकल्लुफ में नहीं पड़ती। रेड का मतलब है रेड। वो बेआसानी दीवार फांद कर बंगले के अंदर पहुंच सकते थे। वो बहुत नाजुक लम्हात थे और इस दौरान में मुझे किसी महफूज मुकाम पर पहुंचना था। बंगले से बाहर निकलना इंतहाई खतरनाक साबित होता। पुलिस वाले यही समझते कि मैं मलक रऊफ का कोई साथी हूँ। वो कोई सवाल किए बगैर मुझे शूट कर देते। फिलहाल मुनासिब यही था कि मैं खुद को बंगले ही में कहीं रिपोज कर लूं और जैसे ही मौका मिले यहाँ से निकल जाऊं। एक बात तय थी कि बंगले के अंदर पुलिस की मुजाहमत करने वाला कोई नहीं था। प्रिंस सूट में मलबूस नकली मियाँ जाहिद, गन बरदार असलम और बिल्कुल असली मियाँ जाहिद हुसैन अपनी तबई उम्र पूरी करके किसी और जहान में सुकूनत इख्तियार कर चुके थे, जबकि नकली मियाँ जाहिद का खामोश साथी और ड्राइवर दोनों शदीद जख्मी होकर बेहोश हो चुके थे। मेरे बदनी बूट की जरबों ने खामोश साथी का चेहरा मुसक कर दिया था और ड्राइवर भी 3 घंटे से पहले होश में आने वाला नहीं था। इस सूरत हाल में पुलिस बाहर का घेरा तोड़ देती और मुझे वहाँ से निकलने में आसानी हो जाती। मैं मोहतात कदमों से चलते हुए इस दरवाजे के पास पहुंचा जिसके पीछे कुछ देर पहले मियाँ जाहिद रपोश हुआ था। ड्राइवर ने इशारे से मुझे बताया था कि मियाँ जाहिद ने वहाँ पनाह ली थी। इस वक्त वो दरवाजा खुला हुआ था। मैं खुले हुए दरवाजे से कमरे के अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचकर मैंने दरवाजे को बंद करने की गलती नहीं की और अपने छुपने के लिए कोई मौजू मुकाम तलाश करने लगा। वो कमरा एक शानदार बेडरूम था। तमाम लाइट्स ऑन थी। 5 सेकंड में मैंने एक दबीज पर्दे का इंतखाब कर लिया। पर्दे के इख्तिताम पर कमरे की कोने में एक तवीलो अरीज चौबी अलमारी रखी थी। मैंने अलमारी के करीब से पर्दा हटाया और बड़ी महारत से इसके अकब में छुप कर खड़ा हो गया। मैंने अपने सामने पर्दा इस तरह बराबर कर लिया था कि अलमारी और पर्दे के दरमियान बनने वाली एक सलवटी ज्वेलरी से मैं बेडरूम के बेशतर हिस्से को बेआसानी देख सकता था। इस वक्त मेरा जहन मलक रऊफ और मियाँ जाहिद हुसैन के दरमियान जिम्नास्टिक के करतब दिखा रहा था। पुलिस की धमकी के मुताबिक वो बंगला किसी मलक रऊफ नामी शख्स की मलकियत था, जिसे छापने के लिए वो बाकायदा बाजमात वहाँ पहुँचे थे। मेरा ध्यान आ जाकर इसी प्रिंस सूट वाले दराज कामद शख्स पर टिक जाता था जिसने मुझे घेरने के लिए नकली मियाँ जाहिद का रोल किया था। अपने रोब-दाब और हरकतों सकनात से वो बंगले का मालिक नजर आता था। मेरे ख्याल में वही मलक रऊफ हो सकता था। इसने एक बात ये भी साबित हुई थी कि पुलिस वाले मियाँ जाहिद हुसैन की वहाँ मौजूदगी से आगाह नहीं थे। मेरे पास वक्त बहुत कम था। सुबह 8 बजे मेरी फ्लाइट थी। मुझे 6:30 बजे एयरपोर्ट पहुँचना था और इस वक्त मेरी रेस्ट वॉच में रात के 11:30 बजे थे। जब मैं आज शाम मियाँ जाहिद की तलाश में निकला था तो मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि इस तलाश के दौरान में मैं किन किन कठिनाइयों से गुजरूंगा। इसीलिए मैं मुकम्मल तैयारी से निकला था। मेरे बैग में हर शय मौजूद थी जिसकी मुझे जरूरत पड़ सकती थी। अगर मुझे बराह रास्त एयरपोर्ट भी जाना पड़ा तो वहाँ तो परवाह नहीं थी। पुलिस की दी हुई मोहलत गुजर गई। बंगले के अंदर बदस्तूर खामोशी और सन्नाटे ने पंजे गाड़ रखे थे। मैं बंगले के मकीनों पर गुजरने वाले हालात के बारे में सोच ही रहा था कि मुझे बंगले के अहाते में नकलो हमल महसूस हुई। फिर राहदारी में भारी भरकम बूटों की चाप सुनाई दी। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि पुलिस ने अपनी धमकी के मुताबिक ऑपरेशन अर्ली नाइट शुरू कर दिया था। वो लोग बैरूनी गेट को बंद पाकर अंदर कूद आए थे। इनका ये अमल बहुत ही निपा तुला और परफेक्ट था। इस बेडरूम का दरवाजा खुला रखने का एक फायदा ये हुआ कि बाहर की हरकतों सकनात की सूती असरात व आसानी मुझ तक पहुंच रहे थे। मैंने कम अज कम 4 अफराद को बाहर चकराते हुए सुना। चंद लम्हात के बाद इनमें से 2 अफराद ड्राइंग रूम की जानब बढ़ गए। 2 इस राहदारी के आखिरी सरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं हिम्मतन गोश हो गया। राहदारी की इस सिमत पहले इन्हें बेहोश ड्राइवर का वजूद मिलता और इसके बाद मियाँ जाहिद हुसैन की खून आलूद लाश मैंने बड़ी बेदर्दी से और पूरी सफाकी से इस नंगे इंसानियत को ज़िबा कर डाला था। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक पुलिस ने मुतज़किरा बाला दोनों अफराद को दस्तयाब कर लिया। इसी वक्त ड्राइंग रूम की तरफ से जाने वाले भी वापस लौट आए। ड्राइंग रूम में 2 लाशें और 1 अफराद बेहोश पड़ा था। वहाँ से लौटने वाले पुलिसमैन बड़ी सनसनीखेज खबरें लाए होंगे। मैंने इन चारों को तेज आवाज में बातें करते हुए सुना। वो बंगले में मौजूद सूरत हाल पर तबसरा कर रहे थे। इनमें से जो सीनियर था इसने तहकमाना लहजे में कहा, पूरे बंगले की तलाशी लो, मुमकिन है मलक रऊफ का कोई आदमी कहीं छुपा बैठा हो। इन अहकाम से जाहिर हो गया कि वो मलक रऊफ का सुराग लगा चुके हैं। जिंदा, बेहोश और मुर्दा पाए जाने वालों में से कोई एक मलक रऊफ था और वो यकीनन मियाँ जाहिद नहीं हो सकता था। मुझे यकीन हो गया कि प्रिंस सूट वाला ही मलक रऊफ था। अगर इसने नकली मियाँ जाहिद का किरदार अदा किया था तो इसका मतलब था कि मियाँ जाहिद हुसैन का बहुत ही खास आदमी था। अब वो मियाँ जी और इसका खास
साथ दोनों बहुत आम हो चुके थे। थोड़ी देर तक बाहर खामोशी रही, फिर दो अफराद इस बेडरूम में दाखिल हुए जहाँ मैं एक दबीज पर्दे के पीछे दुबका खड़ा था। इन्होंने पहले मुतलाशी नजरों से बेडरूम का जायजा लिया, फिर ड्रेसिंग के नजदीक रखी हुई कुर्सियों पर। इत्तेफाक से ये बेडरूम की वो दीवार थी जो मेरी नजर के ऐन सामने थी। मैं बड़ी वजाहत से इन्हें देख रहा था। इनमें से एक की तो तोंद खासी सेहतमंद थी और ओहदे के लिहाज से वो इंस्पेक्टर था। दूसरा ASI था जो खासा चाको चौबंद और स्मार्ट दिखाई देता था। इसने बड़ी मुस्तैदी से क्लाशनकोफ थाम रखी थी। इंस्पेक्टर के हाथ में रिवॉल्वर नजर आ रहा था। बेडरूम में इंस्पेक्टर की गंभीर आवाज उभरी। सरफराज, इसका मुखातब ASI था। सूरत हाल को बड़ी खूबसूरती से टैकल करने की जरूरत है, तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना। सरफराज नामी ASI ने पुरजोर अंदाज में गर्दन हिलाई और कहा, यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो मलक रऊफ के किसी दुश्मन का कारनामा है। हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही वो काम दिखाकर चला गया। लेकिन सर, इसने बड़े शैतानी अंदाज में अपने ऑफिसर को देखा और बोला, ये कारनामा अब हमारे खाते में लिखा जाएगा। तुम बहुत तरक्की करोगे सरफराज। इंस्पेक्टर ने धीमी आवाज में कहा, मौका शनास होने के साथ साथ इंसान को मौका परस्त भी होना चाहिए। दुनियादारी का यही असूल है। इस असूल को नजरअंदाज करके कोई शख्स तरक्की नहीं कर सकता। ASI ने एक आंख दबाई और मानीखेज लहजे में बोला, अब कहानी कुछ इस तरह बनेगी कि हमने मंशियात के स्मगलर मलक रऊफ के अड्डे पर छापा मारा। मलक रऊफ और इसके साथियों ने गिरफ्तारी देने की बजाय डट कर पुलिस का मुकाबला किया, जिसके नतीजे में मलक रऊफ और इसके दो साथी हलाक हो गए। दो साथी शदीद जख्मी होकर बेहोश हो गए। सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा। बात खत्म करके इसने सवालिया नजर से अपने ऑफिसर को देखा। तुम बिल्कुल ठीक सिमत में जा रहे हो, इंस्पेक्टर ने ताइदी अंदाज में कहा। लेकिन इस कहानी में रंग भरने के लिए बहुत से पहलुओं को जानदार बनाना जरूरी है। हमें इस बंगले के मुख्तलिफ मकामात पर जरूरी फायरिंग करना होगी ताकि पुलिस मुकाबले का सही नक्शा निकल कर सामने आए। इस फायरिंग से बाहर मौजूद दर्जन भर कांस्टेबलों की तसल्ली भी हो जाएगी। हमारे साथ बंगले के अंदर जो दो कांस्टेबल आए हैं, इन्हें समझाने की जरूरत है। फिर इस बंगले के कुछ मंशियात वगैरह भी बरामद करना है। और सबसे अहम बात, इंस्पेक्टर चंद लम्हे रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, बाहर राहदारी में जो गर्दन कटी लाश पड़ी है, शायद तुमने इसे गौर से नहीं देखा सरफराज। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ASI बोला। मैं वाकई अफरा तफरी में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। इंस्पेक्टर ने सनसनीखेज अंदाज में इंकशाफ किया, वो इस शहर की एक मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत मियाँ जाहिद हुसैन की लाश है। मैंने इस पर निगाह पड़ते ही पहचान लिया था। मियाँ जी को भी इस कहानी में बड़ी खूबसूरती और कारीगरी से फिट करना होगा। सर, आप बहुत मंजे हुए कहानीकार हैं। ASI ने मस्का लगाया, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, जैसे आप चुटकियों में अंजाम दे लेंगे। बात खत्म करते ही इसने चुटकी बजाने का अमली मुजाहिरा भी कर डाला। कुछ करते हैं। चरबीली तोंद वाला इंस्पेक्टर उठकर खड़ा हो गया, आओ मेरे साथ। फिर वो दोनों तेजी से बेडरूम से निकल गए। मैंने एक तवील सांस खारिज की और ताजा तरीन सूरत हाल पर गौर करने लगा। यहाँ तो एक नया और सनसनीखेज खेल शुरू होने वाला था। मैंने अपने मुल्क की पुलिस के कारनामों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, जिस पर यकीन करने को जी नहीं चाहता था। लेकिन जब इस किस्म के वाक़े सामने आते तो शर्म से मेरी गर्दन झुक जाती। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट ही करप्ट है। यकीनन इस महकमे में भी ईमानदार, फलशनास और कानून परवर लोग मौजूद हैं, मगर बहसियत मजमूई अवाम में इस महकमे के हवाले से तासर कुछ ऐसा नहीं पाया जाता। अच्छे पुलिस वालों की महदूद तादाद में अच्छाइयाँ, बुरे पुलिस वालों की लामहदूद बुराइयों में कहीं गलत मलत होकर गलत सलत हो जाती हैं, जो कि अफसोसनाक बात है। इंस्पेक्टर बातों से जाहिर हो गया कि वो मियाँ जाहिद हुसैन को एक समाजी और सियासी शख्सियत के तौर पर जानता था, मगर इस मरदूद की असल हैसियत से नावाकिफ था। मेरे लिए ये हैरत की बात थी। पुलिस वाले तो इन चीजों से भी वाकिफ होते हैं जो सरे से इस दुनिया में मौजूद ही नहीं होती। इंस्पेक्टर एक फाल सिंडिकेट के रूह रवां से ना आशना था। ये बात नाकाबिले यकीन और समझ में न आने वाली थी। इसी वक्त बेडरूम से बाहर बंगले के अहाते में क्लाशनकोफ्स के मौत बरदार कह कहे गूंजने लगे। मैं समझ गया अब वहाँ कौन सा ड्रामा खेला जाने वाला था। जो कुछ भी हो रहा था वो मेरे हक में जाता था। मुझे किसी कारनामे का क्रेडिट नहीं लेना था। अगर ये सब कुछ इंस्पेक्टर और ASI के खाते में दर्ज होने वाला था तो मेरी बला से मेरे लिए खुश आइंद बात तो ये थी कि अब फौरी तौर पर इस बंगले का मुहासरा खत्म होने वाला था। लिहाजा मेरे वहाँ से निकलने में बहुत कम वक्त रह गया था। क्लाशनकोव्स के मजीद 2-3 बरस्ट सुनाई दिए, फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद बंगले के अंदर दर्जन भर अफराद के दौड़ते हुए कदमों की आवाजें उभरने लगी। मुहासरा तोड़ दिया गया था। मैंने पर्दे के पीछे रहते हुए चंद लम्हे इंतजार किया। मेरी जानब खामोशी का राज था। पुलिस वालों की आवाजें ड्राइंग रूम की तरफ से आ रही थी। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि अब वहाँ
वहाँ कौन कौन सा ड्रामा रचाया जाने वाला था। मैं पहली फुर्सत में इस बंगले से निकलना चाहता था, लिहाजा दबे कदमों चुपके से पर्दे से बाहर आ गया। अगले चंद मिनट में नहायत एहतियात का मुजाहरा करते हुए मैं अकबी दीवार फांद कर बंगले से निकल चुका था। बंगले के अकबी हिस्से में और बंगले से बाहर गहरी तारीकी छाई हुई थी, लिहाजा मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। निसार शहीद पार्क तक मैंने पैदल सफर किया, फिर डिफेंस के नजदीक से मुझे एक टैक्सी मिल गई। इस टैक्सी के जरिए मैं डेंटल क्लिनिक पहुंचा, जहां मेरी नीली शराट खड़ी थी। इस वक्त रात के 12:15 बजे थे। मज़कूरा क्लिनिक का वक्त खत्म हो चुका था। मैंने गाड़ी में सवार होने के लिए दरवाजे के लॉक में चाबी लगाई तो अपने कदमों के इंतहाई करीब किसी नरम मुलायम शय की मौजूदगी ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। बेसाख्ता मैंने अपने पाँव को झटका। इसी वक्त एक मानूस आवाज मेरी समाज से टकराई, म्याऊं। अगले ही लम्हे डार्लिंग मेरे सामने मौजूद थी। मैं बेइख्तियार मुस्कुराया। वो जाने कब से वहाँ मेरी वापसी का इंतजार कर रही थी। वफाशुआर और फर्माबरदार आताद गुजार बीवियां इसी तरह अपने शोहरों की राह देखती हैं। इस वक्त मुझे डार्लिंग पर बहुत प्यार आया। मैं एक मिशन से कामयाब लौटा था। शायद इसी खुशी का असर था कि मैंने फरते जज्बात में झुककर डार्लिंग को अपनी बाहों में समेट लिया। वो म्याऊं म्याऊं करते हुए बड़े माशूकाना अंदाज में मेरे बाजुओं में अपना मुंह रगड़ने लगी। मुझे यूं महसूस हुआ कि किसी कारनामे पर डार्लिंग मुबारकबाद पेश कर रही है। मैंने फ्लैट में कदम रखा तो फोन की घंटी बज रही थी। दरवाजे को अंदर से लॉक करने के बाद मैंने सफरी बैग को सोफे पर फेंका और आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो के जवाब में मुझे दूसरी जानब शुएब गौरी की आवाज सुनाई दी। इसने पुरजोश लहजे में कहा, वजदान तुम कहाँ रह गए थे? मैं आधे घंटे से तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ। क्यों, खैरियत तो है? अब खैरियत है, इसने जल्दी से कहा। वजदान, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बल्कि ये खुशखबरी हमारे लिए मुश्तरका अहमियत की हामिल है। इसके लहजे में खासी सनसनी पाई जाती थी। मैंने कहा, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक आला क्वालिटी की न्यूज मौजूद है। ये वेरी हैप्पी एंड गुड न्यूज भी हम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इज़्तिरारी अंदाज में बोला, बताओ क्या खुशखबरी है? पहले तुम बताओ। मैंने कहा, खुशखबरी का जिक्र तुमने छेड़ा था। ओके ओके, वो मुसलहत आमेज लहजे में बोला। फिर इसने बताया, वजदान, मिस्टर नील आर्मर ने मतरूक कुएं का दफीना बरामद कर लिया है। क्या वाकई? मैं बेसाख्ता हैरत भरे लहजे में बोला। बिल्कुल ऐसा हो चुका है। वो कतियत से बोला। तफसील क्या है? मैंने पूछा। वो बताने लगा, जैसा कि तुम जानते हो, 2 रोज कबल मिस्टर नील आर्मर मुझसे एक निहायत ही अहम मीटिंग करके रामपुर रवाना हो गया था। यहाँ आने से पहले वो मौजा रामपुर के चौधरी रामदास से मामला तय कर आया था। आज शाम में नील आर्मर ने मुझे इतला दी कि वो लोग अपने मिशन में कामयाब हो गए। पाक भारत सरहद पर रामपुर की सरहद जमीन से मतरूक कुएं का फासला चंद गज से ज्यादा नहीं था। फिर मिस्टर नील आर्मर अपने साथ बेहतरीन टीम लेकर गया था, जिसकी महारत का मुंह बोलता सबूत कसीरुल मालियत सोने की बाजियाबी है। ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर है। मैंने कहा। फिर पूछा, क्या इतना ही सोना बरामद हुआ जितनी हम तवक्को कर रहे थे? मिस्टर नील आर्मर के मुताबिक बाजियाब होने वाले सोने की कीमत हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा है, शुएब गौरी ने बताया। और ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि गोल्ड के मामले में नील आर्मर की राय को चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो एक मारूफ गोल्ड अकाउंट बैंक का मालिक है। हाँ, ये तो है। मैंने कहा, मैं तो समझ रहा था कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद पता नहीं इस दफीने की क्या हालत होगी। 20 साल कोई कम मुद्दत नहीं होती। शुएब ने कहा, खुदा का शुक्र है वो सोना अपनी असली हालत में हमारे हाथ लग गया है। वैसे कैनवस के इन 2 थैलों की नील आर्मर ने बहुत तारीफ की है, जिनमें सोने के बिस्किट भरे गए थे। वो दोहरी नहीं बल्कि तेहरी तय वाले थैले हैं, जिसकी वजह से इम्तदादे जमाना ने खजाने का कुछ नहीं बिगाड़ा। वो जिस तरह मतरूक कुएं में फेंका गया था, बिल्कुल इसी महफूज हालत में हमने हासिल कर लिया है। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, तुम्हें एक दिलचस्प बात बताऊं वजदान, मतरूक कुएं के मुकाम पर इस वक्त सरसब्ज खेत लहला रहे हैं। वो तुम्हारे दुश्मन देरीना चौधरी नवाजिश अली की जमीन है, जिसमें फसल सर उठा रही है। चौधरी नवाजिश अली के जिक्र पर मैंने चौंक कर पूछा, शुएब, इस दफीने तक रसाई के लिए नील आर्मर ने अपनी टीम से जो जेरे जमीन खुदाई करवाई है, वो नवाजिश अली की नजर से तो ओझल है ना? एकदम ओझल। वो कतियत से बोला। वो हमारी इस कामयाबी से यकसर बेखबर है। मैंने ख्याल अफरोज लहजे में कहा, तुम्हारी बात दिल को लगती है। अगर मलक नवाजिश अली को तुम्हारे मिशन की बनक भी मिल जाती तो वो हर किस्म की बड़ी से बड़ी रुकावट खड़ी कर सकता था। सोने की तलाश ने इसे नीम दीवाना बना रखा है। वो हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहता है। अज़ाबाद जब भी कभी इसे मालूम होगा कि इसकी बेखबरी में वो सोना इस जमीन के नीचे से पुर असरार अंदाज में कहीं और मुंतकिल हो चुका है, तो मुमकिन है इस पर दिल का दौरा पड़ जाए। मैं किसी भी सूरत में इस वारदात की खबर इस तक नहीं पहुंचने दूंगा। शुएब ने संजीदा लहजे में कहा,
अभी तो तुमने मलक नवाजिश से दो दो हाथ करना है। मैं चाहूंगा वो दिल के दौरे से नहीं बल्कि तुम्हारे हाथों अपने अंजाम को पहुँचे। चौधरी नवाजिश अली के तज़किरे ने मेरे जहन में साहिल का सरापा रोशन कर दिया। जहन्नम मकानी मियाँ जाहिद हुसैन के आखिरी बयान के मुताबिक आज सुबह साहिल को बाई रोड लाहौर रवाना कर दिया गया था। वो कल सुबह लाहौर पहुँच जाती। इसके बाद दोपहर तक वो मौजा रखा वाली में होती। हम तकरीबन साथ लाहौर पहुँचने वाले थे। मेरी फ्लाइट 8 बजे की थी, जो ज्यादा से ज्यादा 9:30 बजे लाहौर पहुँच जाती। मुझे नहीं मालूम था कि वो किस प्राइवेट जीप में यहाँ से रवाना की गई थी और इसकी निगरानी के लिए मियाँ जाहिद हुसैन ने कितने बंदों को साथ भेजा था। जब मैं मियाँ जाहिद हुसैन से आखिरी मुकालमत कर रहा था, मुझे जोशे जज्बात में ये अहम बातें जानने का ख्याल नहीं रहा था। वैसे एक बात तो तय थी कि दीगर अफराद के साथ नवाजिश अली का बेटा फैसल जरूर इस जीप में मौजूद होगा। पिछले दिनों कराची में इसके बड़े वाज़े आसार मिले थे, फिर अचानक वो खबरों में न रहा। मैं उम्मीद कर रहा था कि गुलशन इकबाल वाले बंगले में इससे मुलाकात हो जाएगी, मगर वो वहाँ पहुँचने से पहले ही तारा के साथ निकल गया। नतीजे में मैंने पहले नजीब और बाद में तारा को इनके जायज अंजाम से हमकिनार कर दिया। हमारे दरमियान मजीद कुछ देर तक सोने के बिस्किट्स के बारे में गुफ्तगू होती रही। फिर मैंने पूछा, मिस्टर नील आर्मर कब तक वापस आ रहा है? अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, शोएब ने साफ गोई से काम लेते हुए जवाब दिया। नील आर्मर ने मुझे आइंदा का प्रोग्राम नहीं बताया। वो इस कसीरुल मालियत सोने को किस तरह ठिकाने लगाएगा मैं नहीं जानता। वैसे मैं नील आर्मर की जानिब से मुतमिन हूँ, मेरा बरसों का आजमाया हुआ है। अगर तुम मुतमिन हो तो फिर मुझे भी कोई फिक्र नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा। वो बोला, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मुझ पर इस कदर एतबार करते हो। यकीन करो वजदान, इसके लहजे में गहरी संजीदगी दार आई। अगर किसी मरहले पर खुदा ख्वास्ता किसी किस्म की कोई गड़बड़ हो गई तो मैं तुमसे किया हुआ वादा अपनी जेब से पूरा कर दूंगा। तुमसे जो तय हो गया है वो बाहर सूरत कैश की सूरत में तुम्हें जरूर मिलेगा। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है शोएब, मैंने पूरी सच्चाई के साथ कहा। इंशाल्लाह कोई गड़बड़ नहीं होगी। बिलफर्ज कोई अपसेट हो भी जाता है तो मेरे नजदीक ये इतना बड़ा इशू नहीं होगा। हमारी दोस्ती को किसी इम्तिहान से गुजरना पड़े। दोस्ती हर फायदे नुकसान पर फोकियत रखती है। यार तुम दिल मोह लेने वाली बातें करते हो, वो एक कह कहा लगाते हुए बोला। सूदो ज़िया के इस किस्से को एक तरफ रखो और जल्दी से बताओ तुम्हारे पास कौन सी खुशखबरी है। बातों में लगाकर तुमने इस तरफ से मेरा ध्यान हटा दिया है। मैंने एक तवील सांस खारिज की, फिर शोएब गौरी के सवाल के जवाब में आज शाम से लेकर थोड़ी देर पहले तक पेश आने वाले वाकयात की तफसील इसे सुना दी। मेरी बात के इख्तिताम पर वो चिल्ला उठा, ब्रेवो, यू आर ग्रेट। वजदान, तुम्हारी इस कारनामे ने मेरे कलेजे में ठंडक उतार दी है। वो बुरी, वेरी नाइस, कस कम जहां पाक। फिर मैंने शोएब को पुलिस वालों के इस कारनामे से भी आगाह किया जिसमें तोंद मार का इंस्पेक्टर अपने ASI को एतमाद में लेकर इन वाकयात को पुलिस मुकाबले का रंग देकर अपने क्रेडिट पर दर्ज करवाने का प्रोग्राम बना चुका था। पूरी बात सुनने के बाद शोएब ने कहा, होता है, ऐसा भी होता है, यहाँ चलता है, चलने दो। वजदान मियाँ, किस किस की इस्लाह करते फिरोगे? हम बहसियत मजमूई एक करप्ट मुआशरे की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। दवा से इलाज मुमकिन नहीं, अब सर्जरी के बगैर चारा नहीं। अगर जुबानी कलामी और इस्लाही बातों से सुधार मुमकिन होता तो फिर CFK के क्याम की क्या जरूरत थी? तुम मेरी बात समझ रहे हो ना वजदान? ये इसका स्टाइल नहीं था। आज शोएब बड़े मुख्तलिफ अंदाज में बात कर रहा था। वो जो कुछ कहना चाह रहा था मैं बड़ी वजाहत से समझ रहा था। वो एक हकीकत बयान कर रहा था जिसे समझने के लिए बहुत ज्यादा अक्ल दानिश की जरूरत नहीं होती। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, शोएब तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो चौंके हुए लहजे में बोला, वजदान, इस वक्त रात का 1 बज रहा है। कल सुबह तुम्हें बहुत जल्द उठना होगा, इसलिए अब कुछ नींद भी ले लो। पिछले चंद घंटों में तुमने बहुत मारा मारी की है, तुम आराम की जरूरत महसूस कर रहे होगे। हाँ ये बात तो है, मैंने कहा। मैं फ्रेश होने के बाद सो जाऊंगा। तुम्हारा टिकट और दीगर कागजात तो तुम तक पहुंच गए हैं ना? हाँ, कबीर शाह ने इस सिलसिले में बहुत मुस्तैदी दिखाई है। और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो। वो दोस्ताना अंदाज में मुस्तफसर हुआ। मैंने कहा, सब ठीक है, तुम मुतमिन रहो। शोएब गौरी ने किसी फौरी ख्याल के तहत पूछा, वजदान, तुमने जिस खंजर के तवसत से मियाँ जाहिद को जहन्नम रसीद किया है वो हर वक्त तुम्हारे पास रहता है ना? मैंने असबात में जवाब देते हुए कहा, ये खंजर मेरे मरहूम दोस्त इम्तियाज अली की निशानी है। ये निशानी एक यादगार, एक मददगार की हैसियत से मेरी पिंडली पर बंदे चर्मी केस में मौजूद रहता है। तुम इतने समझदार हो कि एक छोटी सी बात की तरफ तवज्जो दिलाता मैं अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये बात अभी अभी मेरे जहन में आई, इसलिए जरूर कहूँगा। इसने इतना कहकर जरा तवक्कुफ किया। फिर एयरपोर्ट पर तुम्हारे और तुम्हारे सामान की चेकिंग होगी। तुम इस हथियार
हथियार को अपने साथ ना ले जाओ तो अच्छा है। आम इस्तेमाल की छुरी चाकू की बात दूसरी है, मगर ये जालिम तो अपनी शक्ल ही से इंतहाई खतरनाक और सफाक नजर आता है। तुम्हारा इस सिलसिले में क्या ख्याल है? मैंने कहा, मैं तुम्हारे ख्याल से मुत्तफिक हूँ। इस खंजर के सिलसिले में तुम्हारी हदायत को याद रखूंगा। विश यू गुड लक एंड अल्लाह हाफिज, शुएब ने अलविदाई अंदाज में कहा। मैंने खुदा हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। इसी लम्हे फोन की घंटी पूरे तमतराक से दोबारा बज उठी। इसका मतलब यही था कि कोई पहले से मेरे नंबर को ट्राई कर रहा था, और जैसे ही मैंने रिसीवर रखा इसकी फन आई। तीसरी घंटी पर मैंने रिसीवर उठाकर माउथ पीस में हेलो कहा। यार वजदान, तुम खैरियत से तो हो ना? मिन्हास बाकर की आवाज मेरी समात से टकराई। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मगर आपकी आवाज से घबराहट झलकती है। खुदा न खास्ता कोई और गड़बड़ तो नहीं हो गई? वो कदरे संभल कर बोला, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। मैं शाम से लेकर अब तक 20-25 मरतबा तुम्हें ट्रेस करने की कोशिश कर चुका हूँ। तुमसे राब्ते के लिए मेरे पास यही एक नंबर है। पहले तो बेल जा रही थी, किसी ने फोन अटेंड नहीं किया, और अब काफी देर से तुम्हारा फोन अंगेज मिल रहा था। क्या तुम घर में नहीं थे? मैंने मसलहत के तकाजे को निभाते हुए हल्का सा झूठ बोला। मिन्हाज साहब, मैं आज शाम पिक्चर देखने निकल गया था, अभी थोड़ी देर पहले वापस आया हूँ। फ्लैट में कदम रखते ही एक दोस्त का फोन आ गया, जिससे फारग हुआ तो आपका फोन लग गया। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, आप किस किस्म की गड़बड़ का जिक्र कर रहे हैं? आपकी बेटी शुबाना तो खैरियत से है ना? अब तो इसकी शादी में सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया है। शुबाना और घर के दीगर अफराद बेखैरियत हैं? वो जल्दी से बोला। फिर असल मौजू की जानब मुड़ते हुए इसने कहा, वजदान, मैंने चंद रोज कबल तुमसे एक जुराइम पेशा गिरोह का तज़किरा किया था जो यहूदी लाबी के ज़ेरे असर इस शहर में सरगर्मे अमल है। वो लोग दहशत गर्दी और बादामनी के वाकयात में इस तरह मुलव्वस हैं कि किसी को इन पर शुबा तक नहीं हो सकता। मुकामी अफराद पर मुश्तमिल ये गिरोह बज़ाहिर बहुत से समाजी और फलाही काम करता है। अवाम इनके चेहरों के पीछे पोशीदा यहूदी अज़ाइम को नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए वो कामयाबी से अपने मिशन जारी रखे हुए हैं। मिन्हास बाकर सांस लेने को रुका तो मैंने कहा, हाँ, आपने ऐसे किसी गिरोह का जिक्र किया था और ये भी बताया था कि आप इन लोगों के खिलाफ किसी खुफिया किस्म की तहकीक में लगे हुए हैं, जिसमें किसी मरहले पर आपको मेरी मदद की भी जरूरत होगी। वो मरहला आ गया है वजदान। वो पुरजोश अंदाज में बोला, मैं इस वक्त बड़ी शिद्दत से तुम्हारी जरूरत महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त बेइख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, मैं जानता हूँ रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी है। एयर पीस में मिन्हाज बाकर की आवाज उभरी, ये किसी शरीफ आदमी के आराम और नींद का वक्त है, लेकिन मैं तुम्हें जरूर जहमत दूंगा। इस जहमत के लिए पेश की माजरत कबूल कर लो। मैंने जल्दी से कहा, मिन्हाज साहब, इस वक्त इस किस्म की बातें करके मुझे शर्मिंदा न करें। आप मेरे बुजुर्गों ऐसे हैं, हुक्म करें, मैं आपके कौन से काम आ सकता हूँ? वैसे आपकी इस्तरारी हालत को देखकर लगता है कि आपने इस यहूदियत नवाज जुर्म पेशा गिरोह के बारे में कोई निहायत ही अहम राज पा लिया है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। वो मजबूत लहजे में बोला, मैंने इस खबीस गिरोह के 2 अफराद को ट्रेस कर लिया है। इस सिलसिले में मेरे अखबार के क्राइम रिपोर्टर ने बहुत तावन किया है। शहजाद अली सिर्फ क्राइम रिपोर्टर ही नहीं बल्कि मेरे एतमाद का आदमी है। तुम इसे मेरे इन ताल्लुकदारों में शुमार कर सकते हो जो बैक वक्त दोस्त भी होते हैं और मुलाजिम भी। इनकी मुलाजमत मुआवनत से कहीं आगे की चीज होती है। मैं रिसीवर कान से लगाए खामोशी से मिन्हाज बाकर की बात सुन रहा था। वो सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, वजदान, अगरचे शहजाद अली लड़ाई बड़ाई के कामों का माहिर है, क्राइम रिपोर्टर होने के नाते वो काफी चाबक दस्त और समझ बूझ का मालिक भी है, मगर इस मरहले पर मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ रहो, बल्कि वो तुम्हारे अंडर काम करे। मैं तुम्हारी मामला फहमी और दूर अंदेशी का कायल हो चुका हूँ। तुमने जिस बहादुरी, समझदारी और जुर्रतमंदी से मेरे दोस्त सुल्तान की इकलौती बेटी मुमताज को डाकुओं के चुंगल से न सिर्फ छुड़ाया था बल्कि इसके अगवा के जिम्मेदारों को इबरतनाक अंजाम से दो चार किया था। ये किस्सा तो मैंने मुमताज और काजी सुल्तान की जुबानी सुना था, मगर तुमने जिस हिकमत अमली से काम लेकर दूसरी मर्तबा मुमताज को बचाया है वो सब तो मेरे सामने के वाकयात हैं, मगर तुम जैसे किसी जवान ही की जरूरत थी। मुझे यकीन है अब मेरा मिशन पाया तकमील को जरूर पहुंचेगा। मिन्हाज बाकर बहुत जोशो जज्बे के साथ लगातार बोल रहा था। इसे सुनकर मुझे हैरत होने लगी। मैंने अब तक इसे इंतहाई कामगो और गैर जज्बाती पाया था। वो एक ऐसा शख्स था जिसके साथ किसी भी मौजू पर तवील गुफ्तगू नहीं हो सकती थी। वो 2 और 2 4 की तरह टू दी पॉइंट बात करके मामला निपटा देता था। ऐसे शख्स का रवानी के साथ नॉन स्टॉप बोलना खिलाफे मामूल था। इससे एक बात ये भी समझ में आई थी कि मौजूदा मामले से इसकी गहरी जज्बाती दिलचस्पी थी। मैंने मिन्हाज को एक सच्चा और महबे वतन पाकिस्तानी पाया था जो मुल्क दुश्मन अनासर से शदीद
नफरत करता था। जज्बाती वाबस्तगी सख्त इंसान को भी इसके खौल से बाहर आने पर मजबूर कर देती है। शायद मिन्हाज बाकर के साथ ही कुछ इसी किस्म का मामला था। मैंने इसकी पूरी बात तवज्जो से सुनने के बाद कहा, मिन्हाज साहब, इस सिलसिले में आप मुझसे क्या तावन चाहते हैं? वो बोला, मैंने जिन 2 अफराद का जिक्र किया है वो गुलिस्तान जौहर के एक फ्लैट में मुकीम है। ये अपार्टमेंट बिल्डिंग गुलिस्तान जौहर के आखिरी सरे पर वाक़या है, जिसके ज्यादातर फ्लैट्स अभी गैर आबाद हैं। मैं चाहता हूँ तुम शहजाद अली के साथ वहाँ पहुँचो और इन लोगों से इस गिरोह के बारे में मजीद उगलवाने की कोशिश करो। जुबान खुलवाने के सिलसिले में तुम पुलिस वालों से 4 हाथ आगे हो। मैं जल्द अज जल्द अपने शहर से यहूदी लाबी के कदम उखाड़ना चाहता हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ से इसने बताया, इन 2 अफराद के नाम जहांगीर और फवाद मालूम हुए हैं। मैंने पूछा, क्या ये ऑपरेशन आज ही रात होना जरूरी है? बेहद जरूरी, वो 2 टोक लहजे में बोला। मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। वो जल्दी से बोला, इन जुराइम पेशा लोगों के मजाज और प्रोग्राम का कुछ भरोसा नहीं होता। ये लोग पल पल अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। आज जहांगीर और फवाद गुलिस्तान जौहर के इस फ्लैट में है, मुमकिन है कल किसी इमरजेंसी में वो कहीं और शिफ्ट हो जाए। मैं इस मौका को जाया नहीं करना चाहता। अगर ये सुराग हाथ से निकल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मिन्हाज साहब, मैंने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में कहा। तो वो मेरे लहजे में छुपी उलझन को फौरन महसूस करते हुए बोला, तुम किस सोच में डूब गए वजदान? कुछ नहीं। कोई प्रॉब्लम है इस वक्त आने में कोई दुश्वारी नहीं, मैंने जल्दी से कहा। फिर पूछा, मुझे कहाँ पहुँचना होगा और कितने बजे तक पहुँचना होगा? मैं चाहता हूँ 1-2 घंटे में सब निमट जाए। वो जहांदीदा आदमी था। मेरे लहजे में शामिल ग्रेज नमा तज़ब्ज़ब ने इसे बता दिया कि मैं इस वक्त किसी निहायत ही पेचीदा मामले में उलझा हुआ हूँ। वो निहायत ही मुशफ़क़ाना अंदाज इख्तियार करते हुए बोला, मुझसे खुलकर बात करो वजदान। मैंने महसूस किया है तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने खुद को पेश आमदा सूरत हाल की वजाहत करते हुए कहा, मिन्हाज साहब, ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक मेरी साथी साहिल को आज सुबह कराची से लाहौर रवाना कर दिया गया है, जहाँ से वो मेरे दरीना दुश्मन मलक नवाज़ अली की हवेली में पहुँचा दी जाएगी। मैं कल सुबह 8 बजे की फ्लाइट से लाहौर जा रहा हूँ। ये प्रोग्राम फुल एंड फाइनल है। ओह, मिन्हाज बाकर गहरी सांस लेकर रह गया। आप मायूस न हो मिन्हाज साहब, मैंने जल्दी से कहा, आपका मिशन अधूरा नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है हम 2 घंटे में फारिग हो जाएंगे। अब इसके अंदाज में मुझे तज़ब्ज़ब महसूस हुआ। मेरे हालात जानने के बाद वो किसी गहरी सोच में पड़ गया था। मैंने इसकी उलझन को सुलझन में बदलते हुए कहा, आप फिक्र न करें मिन्हाज साहब, मैंने आज दिन में 3-4 घंटे की नींद ले ली थी। इस वक्त मैं बिल्कुल फ्रेश और चाको चौबंद हूँ। आप बताएं मैं कहाँ पहुँचूं? थोड़े से तामुल के बाद इसने कहा, तो मेरे अखबार के दफ्तर ही आ जाओ। मैं इस वक्त दफ्तर में मौजूद हूँ। तुम्हें इस गिरोह के हवाले से कुछ ब्रीफ भी करना है। ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुँच रहा हूँ, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। इसने मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद फोन बंद कर दिया। मेरे फ्लैट से मिन्हाज बाकर के दफ्तर का फासला सिर्फ 30 मिनट का था। निसफ शब के बाद रोड खाली मिलते और मैं बेआसानी 20 मिनट में वहाँ पहुँच जाता। 1 घंटे का वक्त मैंने इसलिए लिया था कि मैं थोड़ा फ्रेश होना चाहता था। गुज़श्ता 4 घंटे मैंने अफरा तफरी और मारा मारी में गुजारे थे। मैं एक भरपूर शावर की जरूरत शिद्दत से महसूस कर रहा था। मैं बैग से कपड़े निकाल कर वॉशरूम में घुस गया। दौराने गुस्ल मुझे भूख का एहसास हुआ। इसी वक्त मुझे याद आया कि मैंने आज दोपहर के बाद से अभी तक बाकायदा खाना नहीं खाया था। शाम में सदर के इलाके में मैंने लाइट रिफ्रेशमेंट जरूर लिया था, अगर इसे खाने में शुमार नहीं किया जा सकता। फिर मलक रऊफ के बंगले पर जिन हालात से नबर्द आजमा रहा, इन्होंने मेरी भूख को चमका दिया था। मैंने सोचा मिन्हाज बाकर की तरफ जाते हुए रास्ते में बूट बेसन से कुछ खा लूंगा। इस इलाके में रात गए रेस्टोरेंट खुले रहते थे। वो इलाका एक तरह से फूड मार्केट की हैसियत रखता था। मैं नहा धोकर तैयार हुआ तो रात का 1:30 बज रहा था। फिर इससे पहले कि मैं फ्लैट से बाहर निकलता घंटी बज उठी। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है। इस इलाके में तो वैसे भी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा जाता था और फिर आधी रात के बाद बेल का बजना खाली अज इल्लत नहीं हो सकता था। डोर बेल एक तरह का सवाल होता है जिसके जवाब में शुरफा दरवाजा खोलते हैं। मैं तो वैसे भी दरवाजा खोलने ही वाला था, लिहाजा ये जवाब और भी आसान हो गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने 802 वाली पड़ोसन खड़ी थी। मैं इसे इस वक्त वहाँ देखकर चौंका। इसने हाथ में एक ट्रे उठा रखी थी जिसमें 2-3 बर्तन ढके हुए नजर आ रहे थे। मैंने सवालिया नजरों से अपनी पड़ोसन अनीला को देखा। वो जल्दी से बोली, आजकल आपकी मिसेज दिखाई नहीं दे रही। इसका इशारा साहिल की जानिब था। हम इस फ्लैट में दुनिया वालों की नजरों में मियाँ बीवी की हैसियत से रह रहे थे। इस रिश्ते की आड़ में समाजी जिंदगी बड़ी सहल और पुरसुकून हो जाती है, वरना जिसकी भी निगाह उठती है शक से लबरेज होती
है। मैंने इसके हाथ में मौजूद ट्रे की तरफ देखते हुए कहा, वो चंद रोज से अपने मैके लाहौर गई हुई है, मैं कल सुबह इसे लेने जा रहा हूँ। दरअसल आज मैंने अपने घर में मिलाद करवाया था। अनीला ने मुझे भरपूर निगाह से देखते हुए कहा, अच्छा हुआ मैं इसी वक्त लेकर आ गई। इसने ट्रे मेरी जानब बढ़ाते हुए कहा, वरना सुबह तो आप फिर गायब हो जाते। ये आपके हिस्से का खाना है। मैं जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में ठहरा हुआ था, इसके हर फ्लोर पर सिर्फ 2 फ्लैट आमने सामने बने हुए थे। मैं 801 में था और अनीला 802 में। इसके शोहर का नाम तुफैल था, जो किसी बैंक में मुअज़्ज़ज़ ओहदे पर फाइज था। फैसल और असद नामी 2 बच्चों के साथ वो एक खुशबाश और मुतमिन फैमिली का नक्शा पेश करते थे। अनीला से 1-2 मरतबा फ्लैट लिफ्ट में आते जाते मेरी हेलो हाई हुई थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसकी तारीफ में सिर्फ इतना कह देना ही काफी होगा कि वो एक भरपूर औरत थी। मैंने इसके हाथ से ट्रे ले ली और पूछा, क्या तुफैल साहब इस वक्त घर पर नहीं है? ये सवाल मैंने इस गर्ज से पूछा था कि इतनी रात को इसे खुद खाना देने आना पड़ा था। वो बोली, तुफैल सरगोदा गए हुए हैं और दोनों बच्चे सो रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपकी फ्लैट में लाइट देखी तो इसलिए खुद ही चली आई। आज का खाना कल देते हुए अच्छा नहीं लगता। आपको बर्तन अभी वापस कर दूं या बर्तन बाद में आ जाएंगे? वो मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठी। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए इसका शुक्रिया अदा किया और खाने की ट्रे लेकर अंदर आ गया। इस वक्त मुझे शदीद भूख लग रही थी। ये खाना बर वक्त पहुंचा था। मैंने ट्रे में मौजूद मुख्तलिफ बर्तनों के ढक्कन उठाकर देखे। एक डिश में गर्मा गर्म चिकन बिरयानी थी, जिससे धीमी धीमी भाप भी उठ रही थी। लगता था अभी अभी देख के अंदर से निकाली गई है। इसके अलावा कोरमा था, अफ्तान थे और दीगर लवाजमात के साथ स्वीट डिश भी थी, जिसके अनासर तरकीबी में खुबानी को अवलियत और मरकजियत हासिल थी। ये ऐसा वक्त और मौका नहीं था कि मैं पेट भरकर खाना खाता। मैं जिस मिशन पर रवाना हो रहा था, इसका तकाजा था कि हल्का फुल्का खाऊं। चुनांचे 10 मिनट में मैंने आतिशे शिकम को सर्द किया और फ्लैट से बाहर आ गया। जब मैं मिनहास बाकर के दफ्तर पहुंचा तो रात के ठीक 2 बज रहे थे। मिनहास ने फौरन मुझे अपने कमरे में बुला लिया। रस्मी अलैक सलैक के बाद मैंने इससे पूछा, आप तो अलग सुबह दफ्तर आया करते हैं, इस वक्त आपको यहाँ देख कर हैरत हो रही है? मुझे एक इमरजेंसी में आधी रात को दफ्तर आना पड़ा है, इसने इज़रारी लहजे में बताया। यहाँ आने के थोड़ी देर बाद ही तुमसे फोन पर राब्ता हो पाया था। खैर, वो जल्दी से मौजू बदलते हुए बोला, तुम सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कहा। फिर पूछा, आप किसी इमरजेंसी का जिक्र कर रहे हैं? वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, अभी 2 घंटे पहले पुलिस ने डिफेंस में एक कामयाब ऑपरेशन किया है। मुझे बाखबर जराये से जैसे ही इस ऑपरेशन की इतला मिली, मैं दफ्तर चला आया। मेरे अखबार की एक माहिर टीम जाए वकूआ पर पहुंच चुकी है। सुबह तक सनसनीखेज खबरों की तवक्को है। पुलिस ऑपरेशन के जिक्र पर मेरा माथा ठनका। आज रात 10:30 से 11:30 बजे तक मैं मलक रऊफ के बंगले पर बहुत मसरूफ रहा था। अज़ां बाद वहाँ पुलिस की मसरूफियत शुरू हो गई थी। मिनहास बाकर ने पुलिस ऑपरेशन का तज़किरा किया तो लामहला मेरा जहन इस तरफ चला गया। पुलिस ने किस किस्म का ऑपरेशन किया है? मिनहास साहब, मैंने इस्तफसार किया। थोड़े तामल के बाद इसने बताया, डिफेंस के एक बनिस्बत कम आबाद फेज में मलक रऊफ नामी मंशियात का एक स्मगलर रहता था। पुलिस ने इसके बंगले पर कामयाब छापा मारा है। वहाँ पुलिस को शदीद नौयत की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इस मारा मारी में मलक रऊफ के अलावा 2 मजीद अफराद की हलाकत वाक़या हुई है। 2 मुलाजिम शदीद जख्मी हुए हैं। हलाक होने वाले 3 अफराद में मलक रऊफ, इसका मुसल्ला बॉडीगार्ड असलम और एक मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत मियाँ जाहिद हुसैन भी शामिल हैं। ये पता नहीं चल सका कि मियाँ जाहिद एक स्मगलर के बंगले में क्या कर रहा था। पुलिस ने भारी जमीयत के साथ कार्रवाई करके न सिर्फ स्मगलर को कुचल डाला, बल्कि इस बंगले से मंशियात की भारी मिकदार बरामद कर ली है। वो एक लम्हे सांस लेने की खातिर रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, ये ऑपरेशन इंस्पेक्टर कादर बख्श की निगरानी में हुआ है। इसकी बात खत्म हुई तो मैं गहरी सोच में डूब गया। एक अखबार का पब्लिशर एंड एडिटर बिल्कुल इसी अंदाज में सोच रहा था जैसा पुलिस चाहती थी। गोया मोटी तोंद वाला इंस्पेक्टर कादर बख्श अपनी स्कीम में कामरान रहा था। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे अहम किरदार मैं था। इस वाक़े के बारे में मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता था, मगर मैं मिनहास बाकर को कुछ नहीं बताना चाहता था, कुछ भी नहीं। वैसे एक बात तय है, वो गहरी संजीदगी से बोला, मियाँ जाहिद हुसैन किसी चक्कर में वहाँ फंस गया होगा और मेरा जाती ख्याल ये है कि वो पुलिस मुकाबले में नहीं मारा गया, बल्कि पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले ही इसे मौत के घाट उतारा जा चुका था। इसकी गर्दन कटी लाश एक बरामदे में पड़ी मिली है, जबकि पुलिस ने इस ऑपरेशन में गन फायरिंग से काम लिया है। बहरहाल सुबह तक सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। मियाँ जाहिद हुसैन इस शहर के मुअज़्ज़ज़ अफराद में शुमार होता था। अवाम को ये बात मालूम नहीं थी कि वो एक फ़आल
सिंडिकेट का बॉस था, बल्कि खवास की अक्सरियत भी इस राज से बेखबर थी, जिनमें मिन्हाज बाकर भी शामिल था। मैंने आज तक मियां जाहिद के हवाले से अपने मामलात के बारे में मिन्हाज बाकर को कभी कुछ नहीं बताया था, और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे खामोश देखकर मिन्हाज बाकर ने कहा, किस सोच में डूब गए हो वजदान? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने चौंकने की अदाकारी की, बस जरा साहिल की तरफ ध्यान चला गया था। वो यकदम संजीदा हो गया, फिर मुझे जहांगीर और फवाद के बारे में बताने लगा। इसने अब तक यहूदी तंजीम के आलाकार ग्रोह के बारे में जो तहकीक की थी, इससे मुझे आगाह किया, चंद हदायत दी और गंभीर लहजे में कहा, ये राज हमारे दरमियान रहना चाहिए वजदान, यानी मेरे और आपके दरमियान। इसने असबात में सर हिलाया। मैंने कहा, और आपका वो क्राइम रिपोर्टर शहजाद अली, वो मेरे भरोसे का आदमी है। मिन्हाज ने ठोस लहजे में कहा, गोया ये राज हम तीनों के बीच हुआ ना? हाँ बिल्कुल। वो सर को असबाती जुम्बश देते हुए बोला, और अगर किसी मरहले पर हमें पुलिस की मदद की जरूरत पेश आई तो इसका बंदोबस्त भी मौजूद है। एक दो बा इख्तियार पुलिस ऑफिसर मेरे गहरे दोस्तों में हैं। मैं इन्हें एतमाद में लेकर बड़े से बड़ा काम निकलवा सकता हूँ। वो चंद लम्हात का तवक्कुफ करने के बाद गोया हुआ, वैसे तुम्हारी मौजूदगी में मुझे यकीन है किसी और से किसी किस्म की मदद नहीं लेना पड़ेगी। तुम अकेले ही तमाम मामला से निपट लोगे। ये तो आपकी मोहब्बत है जो मुझ पर इतना एतबार कर रहे हैं। मैंने कहा। वो बोला, तुम किसी हद तक ठीक कहते हो। इस एतमाद में एक हद तक मेरी मोहब्बत और शफकत भी शामिल है, मगर गालिब अंसर तुम्हारी कारकर्दगी है। अब तक के तुम्हारे तमाम कारनामे मेरे सामने हैं। मैंने मौजू का जाविया बदलते हुए कहा, वो आप क्राइम रिपोर्टर शहजाद नजर नहीं आ रहा। वो इस वक्त दफ्तर ही में है। मिन्हाज बाकर ने बताया, मैं अभी इसे अपने कमरे में बुलाकर तुमसे मुतारफ करवाता हूँ। फिर जरा तवक्कुफ के बाद इसने कहा, मैंने अपने अखबार के लिए एक फुल टाइम अलग क्राइम रिपोर्टर भी रखा हुआ है, जो इस वक्त अखबारी टीम के साथ डिफेंस गया हुआ है। शहजाद अली को मैं खासुल खास मामलात में इस्तेमाल करता हूँ। अखबार के हवाले से इस पर कोई लोड नहीं है। फिर वो मुख्तसर अल्फाज में शहजाद के बारे में बताने लगा, जिसके मुताबिक 10 साल पहले वो जेहलम से कराची आया था। इसने इंटर तक तालीम कर रखी थी। हुनर के नाम पर इसे ड्राइविंग आती थी। इब्तदा में इसी हुनर को जरिया मुआश बनाया। मिन्हाज ने देखा कि बंदा पढ़ा लिखा और चाबक दस्त है, तो इसने शहजाद को रिपोर्टिंग साइड में आजमाया। इस शोबे में वो खासा नुमाया रहा और आगे चलकर अखबार के लिए क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से भी खिदमात अंजाम देता रहा। आजकल वो मुकम्मल तौर पर मिन्हाज बाकर के इशारों पर नाचता था। मिन्हाज बाकर इसे फड्डे वाले मामलात में इस्तेमाल करता था, क्योंकि शहजाद दंगा फसाद में महारत रखता था। आइंदा चंद लम्हात में मैं शहजाद से बिलमुशाफा मुतारफ हो चुका था। वो एक दराज कामत और दुबला पतला शख्स था। इसका कद 6 फुट के करीब और उम्र लगभग 30 साल रही होगी। इससे मुसाफा करने में मुझे बहुत मजा आया। इसकी हथेली खासी कुशादा, उंगलियां आहनी सलाखों के मानंद और गिरफ्त मजबूत थी। इसने जिस गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया था, इससे मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया कि वो यारों का यार और लड़ने मरने को तैयार रहने वाला बंदा है। ऐसे अफराद अपने मकसद और दोस्तों के लिए जान की बाजी लगाने में किसी सोच विचार से काम नहीं लेते। ये कहने में मुझे कोई बाक नहीं कि शहजाद अली से मिलकर मैंने दिली मुसरत महसूस की थी। ठीक 2:30 बजे हम मिन्हाज बाकर के दफ्तर की हाई रूफ में अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। गुलिस्ताने जोहर का ये हिस्सा इस वक्त रात की तारीकी में डूबा हुआ था। हर तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था। हमें अपने मतलूबा फ्लैट तक आने के लिए खासा लंबा सफर करना पड़ा। दिन के वक्त ये फासला पौने घंटे से पहले तय नहीं हो सकता था, मगर रात के आखिरी पहर सड़कें सुनसान पड़ी थी। फिर शहजाद ने अच्छी खासी तेज रफ्तारी का मुजाहरा भी किया। चुनांचे हम सिर्फ 20 मिनट में अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने में कामयाब हो गए। बिलाशुबा शहजाद एक मुशाक ड्राइवर साबित हुआ था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।